टमाटर में लाइकोपेन, टमाटर का रंग जो लाल होगा वो लाइकोपेन के कारण। गाजर में होता है कैरोटीन, कैरोटीन, और चुकंदर में होता है बिटानिन। इसको थोड़ा याद करो। टमाटर में कौन सा लवक होता है? लाइकोपेन। टमाटर में लाइकोपेन, ये वर्णील लवक क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। गाजर भी क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत और चुकंदर भी क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। चुकंदर में बिटानिन, गाजर में कैरोटीन और लाइकोपेन होता है टमाटर में। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और यही ऑक्जेलिक एसिड है जो पीत में पत्थर हो जाता है ना, आदमी के पेट पत्थर होता है, सुनते होगे, तो वहां भी ऑक्जेलिक एसिड ही होता है। ओके। और ऑक्जेलिक एसिड का एक और काम है, अगर कपड़े में लोहे का जंग लग जाए, कभी कभी लगता है कपड़े में लोहे का जंग, तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का। मैंने 3 प्रश्न यहाँ जिक्र किया, तीनों इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड से रिलेटेड। आगे 10वां दिया गया रसधानी। यह कोशिका का निर्जीव रचना है, यह कोशिका का नॉन लिविंग पार्ट है। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटा होता है, परंतु पादप कोशिका में यह प्रायः बहुत बड़ा और केंद्र में स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब पार्ट, पर रसधानी याद रखो, क्योंकि कभी प्रश्न अगर ऐसा पूछ दे कि इसमें से कौन सा कोशिका का पार्ट है या नहीं है, तब अगर आप याद रहेगा तब आप टिक कर पाओगे। आगे दिया गया है केंद्रक। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस सबसे प्रमुख अंग है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो नहीं, क्योंकि देखो कोशिका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। अगर कोशिका का इंपॉर्टेंट पार्ट होता तो हर कोशिका में होता, प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होता ना केंद्रक। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा जो बुक में लिखा है, क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सेल को डिवाइड भी कर दिया जाता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, जिसे क्रेमोटीन कहते हैं, जिसे क्रेमोटीन कहते हैं। वो जो छाली जैसा ऐसा दिखाई देता है, झाला जैसा, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन और डीएनए, मीन्स डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, याद रख लेना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। आगे दिया गया कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटीन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रत्येक जाति में के जीवधारियों की सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में कितना होता है? 23 जोड़ी, टोटल हो गया 46। ओके, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 23 जोड़ी लिखा रहेगा या 46 लिखा रहेगा, तो ऐसे में गलती नहीं कर लेना। चिंपांजी में 12 जोड़ा होता है और चिंपांजी में कितना होता है? 24 जोड़ा, मीन्स 48, और बंदर में होता है 21 जोड़ा। क्लियर? आगे दिया गया प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, किसमें? तो वो होता है आपका न्यूक्लियस में, मीन्स केंद्रक में। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ओके, मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपेटे महीन और कुंडलयुक्त सूत्र दिखाई देते हैं। इसको वैसे ही समझो क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स पढ़े होगे, अगर रो और कॉलम कुछ ये शेप बने ना, इसको हालांकि सेल भी कहते हैं, सेल भी कहा जाता है इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, तो सेल में भी क्या होता है, जब ये आरएनए और मीन्स ये जेली मिलता है तो कुछ इस प्रकार का मीन्स टेढ़ा रहता है थोड़ा, ये ऐसे रहेगा, फिर ऐसे मीन्स मिला जुला के इसी टाइप का आ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। और ये कुंडल युक्त दिखाई देता है, जिसे क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। क्रोमिनीमाटा, प्रत्येक क्रोमिनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। अर्ध गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमोनीमाटा को अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमोटिड का बना होता है। दोनों क्रोमोटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे सेंट्रोपियर कहते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। ओके, और अगर आप लोग बीपीएससी या कुछ इससे ऊपर की तैयारी कर रहे हो, मीन्स डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तब इसके लिए हम जो लुसेंट का सामान्य विज्ञान एक बुक आता है, उसमें जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां करना। अभी बस पीटी के लिए पढ़ो, और पीटी में इससे हार्ड प्रश्न आपके आएंगे नहीं। ओके, गुणसूत्र में बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरण करते हैं। ओके, और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं।
चूंकि ये जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं और गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशानुगति का वाहक भी कहा जाता है। जैसे पता ही होगा कि जो वंशानुगति रोग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। क्रोमोटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई देती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के लिए किसका संश्लेषण होता है? आरएनए के लिए। आगे डीएनए और आरएनए की संरचना, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए का अधिकांश मात्रा किस में होता है? केंद्रक में होता है, ये क्लियर। यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। मतलब ये हुआ कि डीएनए तो सेल में रहता है, ये मीन्स केंद्रक न्यूक्लियस में तो रहता ही है, साथ ही ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मीन्स क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लोराइड होता है, जैसे कि दिया गया है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 टाइप का दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, जिसमें इसमें अब शुगर और यहाँ पे बेस, इस समय डीएनए पाया जाता है। बहुत अधिक नहीं जानना ये सब, ठीक ना। आगे दिया गया है क्षार, मीन्स बेस, एसिड बेस पढ़े हो ना, ये क्षार दिया गया पहले। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया इसमें एडिनिन, फिर है गुआनिन, थाइमिन और साइटोनिन। ओके, डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थाइमिन से, साइटोनिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। एडिनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आवंध और साइटोनिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आवंध होते हैं। मीन्स ए और टी में सेम और जी और सी में सेम, मीन्स ए और टी में 2 और जी और सी में 3। ओके, सन 1935 ईस्वी में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1962 में भारत का किसी देश के साथ युद्ध हुआ था, वो कौन सा देश था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करके याद कर लो कि 1935 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय सिद्धांत दिया था। ओके, द्विकुंडल सिद्धांत जो है डीएनए का, वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, इसलिए नहीं याद रखो कोई बात नहीं, पर वाटसन और क्रिक और डीएनए का द्विकुंडल सिद्धांत याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1962 में इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला गया था बायोलॉजी के क्षेत्र में। डीएनए का कार्य है, ये सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, यूनिट इसका क्या है? जीन है। डीएनए का यूनिट जो है वो क्या होता है? जीन होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आगे दिया गया आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए संश्लेषित होता है। डीएनए से ही, मतलब मेन क्या हुआ? डीएनए। डीएनए से ही क्या होता है? आरएनए संश्लेषित होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, उस समय आरएनए का नवजात श्रृंखला अलग हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि डीएनए का कुछ पार्ट मीन्स पहले एक अलग होता है, फिर उसको नाम दे दिया गया इन लोगों ने डीएनए, और संयुक्त रूप से आरएनए कह दिया गया। फिर जब इस पे नाइट्रोजन आ जाता है और स्थान ले लेता है, तो ये डीएनए हट जाता है और फिर वो आरएनए बन जाता है। तो आपको इस पूरे अभिक्रिया में एक गैस का नाम याद रखना है, नाइट्रोजन का। ओके, आपका ये हो जाएगा, उससे अधिक डीप इसमें प्रश्न जाएगा नहीं। आगे दिया गया आरएनए के 3 प्रकार के होते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपका वीडियो 20 मिनट का हो गया। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट आरएनए, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ओके, आर का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए है। ये राइबोसोम पर लगे रहता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे आता है आपका टीआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण को विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है, मीन्स टी से यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? टीआरएनए का, ठीक ना। यहाँ पर प्रोटीन बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है
और यहाँ पे प्रोटीन बनता है, साथ ही विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। ओके, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन करते हैं। यह अनुवाद वाला है, सेम ही है, अनुवाद का जो इंग्लिश होता है ट्रांसलेशन, वही है। ट्रांसलेशन अंतिम प्रोसेस है प्रोटीन बनने का। इसको थोड़ा याद कर लेना, पूछ सकता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया कौन सा है? ट्रांसलेशन। प्रश्न ऐसे आएगा, जीव विज्ञान में शब्द चर्चित ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ठीक ना, ऐसे दे देगा। आगे mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। मैसेंजर RNA मीन्स वो मैसेज को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, साथ ही अमीनो एसिड जो होता है उसको चुनने में मदद करता है। अब यहाँ पे दिया गया है DNA और RNA में अंतर। DNA इसमें डायऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, DNA में डायऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, RNA में राइबोज शर्करा होता है। याद रखना, इसमें डायऑक्सी लगा हुआ है, ठीक ना। DNA वाले में डायऑक्सी लगा हुआ है और राइबोज इसमें भी है, राइबोज शर्करा, बस इसमें डिऑक्सी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा याद कर लो। DNA में डायऑक्सी राइबोज ग्लूकोज होता है, जबकि इसमें राइबोज ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शर्करा शुगर एक ही है। इसमें बेस एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें भी थायमीन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ये सब आपसे पूरा डीपली पूछा नहीं जाएगा आपसे। प्रश्न बहुत हद तक ये पूछ दे कि इसमें से किस में साइटोसिन होता है, तो DNA या RNA, तो आपको DNA पे टिक करना होगा। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। DNA जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा, मीन्स यूकैरियोटिक होगा, उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो उसमें भी DNA नहीं होगा। ये क्लियर? लेकिन RNA जो होता है वो केंद्रक में तो होता ही है, साथ ही कोशिका द्रव्य में भी होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि RNA संभवतः हर सेल में होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अपने शरीर में दो टाइप का ब्लड होता है, एक होता है RBC और एक होता है WBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल कहा जाता है, और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, मीन्स जिसको लाल कुल होमोग्लोबिन वाला कहते हैं इसको हम। और ये इसको प्रतिरक्षक तंत्र हमारा मजबूत करता है, WBC। तो RBC में DNA नहीं होता है, क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं होता। RBC में केंद्रक नहीं होता मतलब इसमें DNA नहीं होता है, इसीलिए RBC में कैंसर भी नहीं होता। लेकिन WBC जो है इसमें केंद्रक तो नहीं होता, पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी होता है, इसीलिए इसमें RNA होगा। प्रश्न अगर ये आ जाए कि हमारे किस ब्लड में DNA है, तो आप WBC पे टिक करना। RNA किस में है, तो वो RBC में भी हो सकता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य तो RBC में होता है। तो RNA दोनों में होगा, लेकिन DNA ओनली WBC में होगा। इसको थोड़ा याद करना, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। DNA RNA ना दे देगा केंद्रक किस में होता है, तो केंद्रक आपका RBC में नहीं होता, WBC में होता है। आगे प्रश्न है हमारा, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आप बोल रहे हैं कि सर बायोलॉजी पहले कंप्लीट कर दो। देखो ये आप पे डिपेंड करता है, जिस वीडियो पे अधिक मेरा सपोर्ट आएगा, मीन्स आप लोगों का सपोर्ट आएगा, उसको मैं तेजी से कंप्लीट करूंगा। सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ये लगता है कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट अधिक इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अधिक देखते हो, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करता हूँ। अगर चाहते हो कि बायोलॉजी पहले कंप्लीट करूँ तो इसको अधिक से अधिक शेयर करो, मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूंगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों के हाथ में किसको पहले कंप्लीट करवाना है। अभी प्रश्न है, मीन्स दिया गया है, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। यहाँ पे भी और समझो, जैसे मनुष्य जो होता है वो घास पेड़ पौधे को नहीं खा सकता, क्योंकि कोशिका भित्ति को पचाने का, डाइजेस्ट करने का जो एक्स्ट्रा ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है, वो हम लोगों में नहीं होता, इसीलिए हम लोग पेड़ पौधे नहीं खा सकते। ये प्रश्न एसआई में पूछ लिया गया था, सर उत्तर प्रदेश एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य जानवरों की भांति घास क्यों नहीं खा सकता है, ठीक ना। क्योंकि हमारे शरीर में पादप कोशिका या फिर कोशिका भित्ति को पाचन करने के लिए एक अलग ग्लैंड नहीं होता, इसीलिए उसको हम नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि जो होता है किस जानवर का होता है, तो वो होता है गाय का। ओके, आगे देखो, अभी हम समझ गए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में आ जाए कि थोड़ा बहुत तो घास हम लोग खाते ही हैं, जैसे कि साग खाते हैं पालक का, तो उसमें तो होता ही है, उसका कोशिका भित्ति थोड़ा कमजोर होता है और उसको हमको बहुत गर्म करना होगा तब खाएंगे, नहीं खाएंगे तो तबियत खराब होगा हमारा, ठीक ना। और पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, ये सब पता होगा। इसमें लवण पाया जाता है, पादप कोशिका में लवण पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवण अनुपस्थित होता है। तारक काय मीन्स सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है जबकि इसकी रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में सेल का आकार लगभग आयताकार होता है, मीन्स ईंट की तरह ऐसे बना होता है, फोटो देखी होगी ऊपर में, एक इस प्रकार से बना होता है सेल, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, गोल गोल मीन्स इस टाइप का बना होता है सेल। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक होता है, जबकि तारककाय अनुपस्थित होता है। फिर से रिपीट कर लो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति लवक होता है, जबकि तारककाय अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति लवक नहीं होता है, जबकि तारककाय उपस्थित होता है। क्लियर यहाँ तक। पादप कोशिका जो सेल का आकार होता है वो आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये वृत्ताकार होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब वीडियो देख लो एक बार वीडियो से क्या सीखो कॉपी पे लिख लो, तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। कोशिश